हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द DS1 कोर्स। और आज की वीडियो बात करने वाले हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में। ये बेसिकली कमाल की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के काम में आता है। बेसिकली सपोज करो आप लोगों को कुछ लोग दे रखे हैं, 0 से लेकर 7 तक कुछ लोग हैं, और इनको आप दो ऑपरेशन कर सकते हो इनके ऊपर कि मेक फ्रेंड, या तो दो लोगों को लो इनको फ्रेंड बना दो, या फिर दो लोगों को लो और बताओ कि क्या ये दोनों फ्रेंड्स है या नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ऑपरेशन लिख दिया है। सपोज करो MF का मतलब है मेक फ्रेंड्स, AF का मतलब है आर फ्रेंड्स। तो देखते हैं किस तरीके से काम करने वाला है, और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही कमाल का ये तरीका होता है। इसके अलावा इसे आप लोग ग्राफ के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उनके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो थोड़ी ज़्यादा आती है। लेकिन जो डिसजॉइंट सेट के अंदर हम देखने वाले हैं उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट टाइम में आ रही होती है। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टेंट टाइम ही बन जाता है वो। हम देखेंगे किस तरीके से वो बनता है, समझते हैं। तो 0 और 1 को लिया हमने और फ्रेंड बना दिया। तो जब आप लोग 0 और 1 को फ्रेंड बना रहे हो तो आप बेसिकली ये कर लो कि 0 और 1 को लिया, ये पहले अलग अलग पड़े हुए थे अपने अपने सेट के अंदर। आपने 0 और 1 को लिया, उन दोनों को अपने एक छोटे से ग्रुप में डाल दिया। उसके बाद आप लोगों ने 2 और 7 को लिया और उसको भी अपने एक छोटे से ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, 2 यहाँ पर 7 यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों ने मेक फ्रेंड किया 3 6 को भी लिया आपने, 3 6 का भी अपना ग्रुप बना दिया। उसके बाद आप चेक करो क्या 0 और 2 फ्रेंड्स हैं, तो हमें दिख रहा है 0 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, दोनों फ्रेंड्स नहीं है आपस में। उसके बाद आपने, तो ये बेसिकली फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉल्स। उसके बाद आप लोगों ने 0 7 को फ्रेंड्स बना दिया। तो आप लोग जब 0 और 7 को फ्रेंड बना रहे हो ना, तो 1 और 2 भी आपस में फ्रेंड बन जाएंगे। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का ऑपरेशन डिफाइंड होता है कि जब आप लोग ऐसे दो गुच्छों को आपस में जोड़ रहे होते हैं ना, कि 0 और 7 को फ्रेंड बनाते हैं, चलो, तो ये अपने आप में ये एक बड़ा गुच्छा बन जाता है। ठीक है, तो 0 1 और 2 7, तो जो पहले जो दो सेट थे ना वो आपस में मर्ज होकर एक सेट बन चुके हैं अब। तो ये सारे सारे आपस में दोस्त हैं। अब आप लोग क्या करो, क्या 0 2 फ्रेंड्स हैं, तो आप देखो कि हाँ 0 और 2 दोनों दोनों सेम सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए 0 और 2 फ्रेंड्स हैं। आप जरा समझते हैं कि क्या तरीका बेस्ट है। तो आप लोगों के दिमाग में क्या तरीका आ रहा है कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, दो तरीके मुझे समझ में आ रहे हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो। एक एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हो, जैसे हम ग्राफ में करते भी हैं, राइट, कि ये आप लोगों को जो है एजेस दे रखी हैं बहुत सारी, और इन एजेस को आप लोगों को अपनी एडजेसेंसी लिस्ट में डालना है। तो हमारे पास 7 लोग हैं, तो हमने यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक के लिए बना दिया। उसके बाद हम 0 1 को पिक करेंगे और 0 में डाल देंगे 1, कि 0 का दोस्त 1 है और 1 का दोस्त जो है वो 0 है। ये हो गया। उसका 2 और 7 को लेंगे, तो 2 का दोस्त है 7 और 7 का दोस्त है 2। इस तरीके से कर दिया। उसके बाद 3 6 को लिया, तो 3 का दोस्त है 6 और 6 का दोस्त है 3। ये हमने कर दिया। अब हम चेक करेंगे क्या 0 2 फ्रेंड्स हैं, तो 0 के अंदर 2 नहीं है कहीं भी, तो इसलिए 0 2 फ्रेंड्स नहीं है। अगला पकड़ते हैं 0 7, तो 0 का फ्रेंड है एक 7 और 7 का फ्रेंड हो जाएगा 0। लेकिन हमारा काम यहाँ पर नहीं रुकता, हमें दिख रहा है कि 0 का फ्रेंड अभी 2 भी होगा। और वो कैसे होगा कि आप लोग जाओगे 7 के फ्रेंड्स में, 7 का फ्रेंड कौन है 0 के अलावा, तो 2 भी है, राइट। ये भी फ्रेंड है, तो इसको भी आप यहाँ पर डालोगे। और सेम चीज़ आप 0 के साथ भी करोगे कि 7 के अलावा और कौन फ्रेंड है, 1 भी फ्रेंड था, राइट, तो 1 को भी आप यहाँ पर डालोगे। तो इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है कि अगर आप लोगों को एक फ्रेंड और ऐड करना है, ठीक है, मेक फ्रेंड वाला ऑपरेशन करना है, तो आप लोगों को A और B दोनों के अंदर जाना पड़ेगा, दोनों की एडजेसेंसी लिस्ट में, और A के जितने भी दोस्त होंगे उन सभी के अंदर B को भी डालना पड़ेगा, और B के जितने भी दोस्त होंगे उन सभी के अंदर आप लोगों को A को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ n। ठीक है, और अगर आप लोगों को चेक करना है कि क्या दोनों फ्रेंड हैं कि नहीं, तो जैसे यहाँ पर 0 2 के लिए चेक करते हैं, तो हम 0 में आएंगे और चेक करेंगे क्या 2 यहाँ पर प्रेजेंट है कहीं भी, तो 0 के लिए भी आप लोगों को पूरा का पूरा ट्रैवल करना पड़ रहा है, और एटमोस्ट यहाँ पर n हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही आ रही है। तो इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ रही है। क्या इससे हम अच्छा कर सकते हैं इसे? हाँ, अच्छा कर सकते हैं। अगर आप लोग इसे यहाँ पर एक एडजेसेंसी लिस्ट की जगह एक मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करोगे, तो उससे आप लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी सेव हो सकती है, लेकिन उस केस में हमारा स्पेस ज़्यादा यूज हो रहा होगा। और इसी के साथ ही वहाँ पे आप लोगों के जो मेक फ्रेंड वाले ऑपरेशन होंगे वो तो अभी भी बिग ऑफ n ही होंगे, एक्चुअली थीटा ऑफ n होंगे, क्योंकि आप लोगों को सारे के सारे फ्रेंड्स में जाके एक वैल्यू ऐड करनी है। लेकिन चेक करना है अगर कि दो लोग फ्रेंड्स है या नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को बस उस पोजीशन पे जाना है। जैसे 1 2 के लिए 0 2 के लिए आप लोगों को 0th रो में सेकंड कॉलम पे जाना और चेक करना है कि क्या ये दोनों फ्रेंड्स है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स है या नहीं है, तो उससे भी आप लोग बता सकते हो। तो वहाँ पर आर फ्रेंड्स तो बिग ऑफ 1 में होगा, लेकिन फिर भी मेक फ्रेंड वाला ऑपरेशन बिग ऑफ n में हो रहा होगा। तो इससे बेटर हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो वहां पर काम में आता है हमारा डिसजॉइंट सेट। आप जरा समझते हैं कैसे काम करता है ये डिसजॉइंट सेट। बेसिकली क्या करता है, आप लोगों के मल्टीपल सेट बनाता रहता है ये। ठीक है, तो 0 1 को लिया और 0 1 को इसने एक सेट में डाल दिया कि 0 ये है 1 ये है, और इनके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया कि इस सेट का रिप्रेजेंटेटिव सपोज करो यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो मैंने 0 को यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, जिस डॉट का मतलब है कि 0 रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद इसने 2 7 को लिया और इनको भी सेट में डाल दिया, और ये उसका 2 को रिप्रेजेंटेटिव बना देगा। उसका 3 6 को लिया, 3 6 को भी डाल दिया सेट के अंदर, और 3 को बना दे रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद चेक किया क्या दो लोग फ्रेंड है या नहीं है, तो एक जाएगा 0 वाले में और चेक करेगा कि 0 किस ग्रुप में और उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या है। तो 0 का रिप्रेजेंटेटिव है 0 और 2 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो 2 का रिप्रेजेंटेटिव है 2। तो ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है। अगर दो ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बराबर नहीं है इसलिए फ्रेंड्स नहीं है।
ठीक है। उसके बाद मेक फ्रेंड करते हैं 0 और 7 को, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को मिक्स कर देगा और इस तरीके से सपोज करो इसने मिक्स कर दिया। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कोई एक ही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है एक सेट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 0 रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब इस पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव 0 है, तो अगर कोई चेक करने आएगा 7 के लिए तो 7 का रिप्रेजेंटेटिव भी 0 मिलेगा, 2 का भी उसे 0 मिलेगा, 1 का भी 0 मिलेगा। हम चेक करते हैं कि क्या 0 और 2 फ्रेंड्स हैं, तो 0 के लिए रिप्रेजेंटेटिव आता है 0 और 2 के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव आता है 0। तो क्योंकि 0 और 0 बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों फ्रेंड्स हैं। इस तरीके से काम करने वाला है। तो हमें बस ख्याल रखना है रिप्रेजेंटेटिव्स का। हमें जब भी दो लोगों को फ्रेंड बनाना है उस ऑपरेशन को हम कहेंगे यूनियन, ठीक है। और जब भी हमें चेक करना है कि दो लोगों का किसी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है तो उसके लिए हम करते हैं फाइंड ऑपरेशन, ठीक है। तो फाइंड काम में आता है कि इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है और यूनियन काम में आता है दो लोगों को एक सेट में डालने के, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा यूनियन और फाइंड का मैंने कोड कर दिया। ये रहा हमारा यूनियन फंक्शन, ये रहा फाइंड फंक्शन। इसको समझने के लिए हम एक हेल्प लेने वाले हैं एरे की, विच इज कॉल्ड पेरेंट एरे। ये मैंने इनिशियलाइज भी किया हुआ है, जिसका साइज अभी n है। n एलिमेंट्स अगर दे रखे हैं तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का बताओ कि पेरेंट कौन है, जस्ट इसका पेरेंट कौन है। और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इस तरीके से एक ट्री भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए हमारे पास मल्टीपल ट्रीज है, हमारे पास 7 ट्रीज हैं और हर ट्री का रूट जो है वो भी फिलहाल यही है। तो 2 का पेरेंट 2 है, 3 का पेरेंट 3 है, तो हमारे पास मल्टीपल ट्रीज है, हमारे पास एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट है। और जब भी आप लोगों को यूनियन करना होगा तो आप लोग दो एलिमेंट को लोगे और दो एलिमेंट का आप देखोगे इनका रूट कौन है, ठीक है। जिस भी ट्री को भी फॉर्म कर रहे हैं उसका रूट कौन है, वो आप लोगों का बेसिकली उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करने वाले फंक्शन का नाम है फाइंड और दो एलिमेंट को मिलाने वाले फंक्शन का नाम है यूनियन। तो आप लोग जब भी यूनियन करोगे तो आप लोग चेक करोगे कि ए का रिप्रेजेंटेटिव कौन है और बी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। ए के रिप्रेजेंटेटिव को आपने एक्स में डाल दिया, बी के रिप्रेजेंटेटिव को हमने वाई में डाल दिया। और अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब सेम ही ट्री के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर इस तरीके का ट्री हमारा बन रहा है कुछ, सपोज करो ये 0 है, इसका फिलहाल रूट 1 2 3 एंड 4 और मैंने 4 के लिए कॉल किया फाइंड, 4 के लिए हमारे पास 0 आएगा और मैंने 3 के लिए कॉल किया, 3 के लिए भी हमारा 0 आएगा। अगर दोनों का 0 आ रहा है तब तो रिटर्न कर जाओ, मतलब दोनों ऑलरेडी एक सेट के अंदर प्रेजेंट है, दोनों फ्रेंड्स ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं है, सपोज करो एक और ट्री हमारे पास होता, राइट। तो यहाँ पर 4 तक है, सपोज करो 5 6 7 यहाँ पे प्रेजेंट होता हमारे पास। और अगर हम चेक करते हैं 4 और 7 के लिए, तो 4 के लिए हमारे पास आता 0, तो x होता हमारा 0 और y हमारा आता 5, ठीक है। 7 के लिए हमारा आता 5। तो ये दोनों बराबर नहीं है, राइट। तो अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक के पेरेंट को दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली ऐसा कुछ कर देंगे कि 5 का जो पेरेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से दो ट्रीज आपस में एक ट्री बना लेंगे और अब 5 का पेरेंट भी 0 हो चुका है। और ये जो वैल्यूज अपडेट हो रही हैं वो सारी इस पेरेंट वाले एरे के अंदर ही अपडेट हो रही होंगी। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा एक ट्री जैसा बन रहा है। ट्री एक्चुअली में कुछ नहीं बन रहा होगा, ये ट्री बस हमारे समझने के लिए है। बेसिकली हो क्या रहा होगा, हम इस पेरेंट एरे के अंदर ही वैल्यूज को अपडेट कर रहे होंगे। जरा समझते हैं किस तरीके से कोड काम कर रहा है। तो बेसिकली इनिशियलाइज करेंगे पहले हम अपने इस पेरेंट एरे को। तो फिलहाल के लिए सभी एलिमेंट्स के अंदर उनकी इंडेक्स पोजीशन डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्स पोजीशन डल गई है। उसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। तो मैंने किया यूनियन 0 एंड 2। तो इससे क्या होगा कि 0 के लिए फाइंड किया जाएगा तो 0 के लिए भी 0 आएगा, 2 के लिए भी 2 के लिए 2 आएगा, ठीक है। दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसके पेरेंट को इसके साथ चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसका 2 का पेरेंट था 2 और 2 वाली पोजीशन को हम यहाँ पे डाल देंगे 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो बेसिकली 2 का पेरेंट 0 हो गया, ठीक है। 2 का पेरेंट 0 हो गया, इस तरीके से कुछ बन गया ये, ठीक है। ये वर्चुअली समझने के लिए एक्चुअली में यहाँ पर ही वैल्यूज फिल हो रही होंगी। उसके बाद सपोज कर हम यूनियन करते हैं दो एलिमेंट्स का विचार 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के लिए भी करेंगे तो अगेन यहाँ पे 4 वाली जगह पे 3 आ जाएगा, अपने आप हमें समझ में आ रहा है। और 4 का पेरेंट यहाँ पे 3 बन चुका है। अब सपोज करो हम यूनियन करते हैं 2 एंड 4 का, ठीक है। यूनियन किया मैंने 2 एंड 4 का। तो 2 का पेरेंट क्या आ रहा है, 2 का पेरेंट आ रहा है 0, ठीक है। 2 के लिए फाइंड करेंगे हम। तो फाइंड ऑपरेशन इस तरीके से काम करता है कि इफ पेरेंट ऑफ x इज इक्वल टू x, तो मतलब अगर आप लोग इस सर्कल पे पहुंच गए, स्टॉप पोजीशन पे पहुंच गए तो यहीं पे रुक जाओ, तो आप वही रिटर्न कर दोगे। अदरवाइज आप पेरेंट पे चले आओगे, ठीक है। और फाइंड फंक्शन रिकर्सिवली कॉल करोगे। तो मैंने 2 के लिए कॉल किया था, 2 का पेरेंट है 0 तो वो बराबर नहीं है, तो आप कॉल कर दोगे 0 के लिए। अब 0 का पेरेंट ही 0 तो आप लोग वहीं से रिटर्न कर दोगे। तो 2 का पेरेंट हमें मिल गया 0, ठीक है। तो इसने रिटर्न किया 0, ये हो गया हमारा x और y हो जाएगा हमारा, सेम काम होगा इसके लिए भी, और y हो जाएगा हमारा 3। तो x है 0, y है 3, दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट ऑफ y इक्वल्स टू x। तो पेरेंट ऑफ y इज 3, राइट। 3 के अंदर हम डाल देंगे 0। तो पेरेंट ऑफ y इज x, 3 के अंदर में डाल दें 0। इसका मतलब क्या, 3 का पेरेंट हो गया अब 0। तो ऐसा होगा तो इसका मतलब वर्चुअली कुछ ऐसा होगा कि 3 का पेरेंट हो गया है 0, ठीक है। तो 0 सबका पेरेंट है
3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, इस तरीके से काम कर रहा है। जरा कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सपोज करो हम यूनियन करते हैं अब 5 और 4 का यूनियन करते हैं, ठीक है। तो 5 का पेरेंट है 5, फाइंड करेंगे x जो आएगा वो हमारा आएगा, x में आएगा 5, और y के अंदर हमारा आएगा फाइंड फॉर 4, तो 4 के लिए फाइंड करते हैं। तो 4 के लिए फाइंड करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। 4 का पेरेंट क्या है 3, लेकिन 3 का पेरेंट 3 नहीं है, तो इसलिए हम दोबारा कॉल करेंगे 3 के लिए। 3 का पेरेंट है 0 और 0 का पेरेंट ही 0, इसलिए यहाँ पर रुक जाएंगे। तो 4 के लिए हमारी वैल्यू रिटर्न होगी 0, ठीक है। फाइंड वाले फंक्शन से हमें y मिलेगा 0। दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पेरेंट ऑफ y इक्वल्स टू x, तो 0th पोजीशन पे हम डाल देंगे 5 को, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 का पेरेंट है 5, तो 0 का पेरेंट हो जाएगा 5। तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा कि 0 का पेरेंट एक और है, अब 5 हो गया है वो। तो अब अगर आप लोग को चेक करना है क्या दो लोग कनेक्टेड हैं, क्या दो लोग एक सेट में हैं, क्या दो लोग फ्रेंड्स हैं। सपोज करो 2 और 5 के लिए चेक करते हैं कि क्या 2 और 5 फ्रेंड्स हैं। तो हमें क्या करना है, 2 के लिए फाइंड करना है। तो 2 का फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 का फाइंड करेंगे तो 5 आएगा। 5 के लिए फाइंड करेंगे तो 5 के लिए भी 5 आएगा। और क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों सेम सेट के अंदर है, फ्रेंड्स हैं ये ऑलरेडी। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यहाँ पर बात करें तो हमें दिख रहा है कि फाइंड करते टाइम हम यहाँ पर एक इटरेशन कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं जो बेसिकली नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है। तो फाइंड करते टाइम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो डिपेंड करेगी कि ये जो ट्री बन रहा है इसकी हाइट क्या है, राइट। अगर 5 के नीचे सपोज करो यहाँ पर 6 होता और 6 के नीचे यहाँ पर 7 होता, और अगर आप लोग 7 के लिए फाइंड कर रहे हो तो उसको ऊपर तक जाना पड़ेगा 5 तक, ठीक है। तो इसको इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, अगर ये हाइट हम किसी भी तरीके से छोटी कर पाए तो हम हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर काम करेंगे, यूनियन करते टाइम ही एक रैंक के हिसाब से यूनियन कर रहे होंगे, ठीक है। तो यूनियन अभी हम देख रहे हो पी वाई इक्वल्स टू एक्स करते हैं, बिना किसी कंप्यूटेशन के। हम चेक नहीं कर रहे कि इस साइड को पेरेंट बनाया या फिर इस साइड को पेरेंट बनाया, हमने रैंडमली दूसरे वाले को पहले वाले का पेरेंट बना दिया, चेक नहीं किया। अब हम लेकिन चेक करेंगे, एक रैंक देते चलेंगे। 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है और 3 के नीचे 4 है, इस तरीके से है। और आप लोग सभी एलिमेंट को एक रैंक दोगे। रैंक का मतलब है कि ट्री जब बन रहा है तो उसके नीचे ट्री की हाइट क्या बन रही है किसी भी एलिमेंट के लिए। तो 1 के लिए बन रही है हाइट वो 3, ठीक है। 1 के लिए 3 बन रही है, 2 के लिए 2 बन रही है, 3 के लिए 1 बन रही है और 4 के लिए 0 बन रही है। इस तरीके से सभी एलिमेंट को हम एक रैंक भी देते चलेंगे। तो इस तरीके से सपोज करो एक बन रहा है और एक दूसरा बन रहा है, सपोज करो 5 के लिए 6, तो इसके लिए 5 की रैंक बन रही है 1 और 6 की रैंक बन रही है 0। अब अगर आप लोग इस तरीके से चल रहे होते तो आप लोग क्या करते, बस एक एलिमेंट को दूसरे का पेरेंट बना देते। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब पहले तो आप ऐसे कर देते ना कि 5 के नीचे हमने डाल दिया 1 को। अब अगर आप लोग 4 के लिए ढूंढने का ट्राई करोगे तो पहले तो सिर्फ इतनी लेंथ चलनी पड़ रही थी, अब आप लोगों को एक एक्स्ट्रा और चलनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग बिना सोचे समझे यूनियन कर रहे होगे तो वहाँ पर आप लोगों की ये फाइंड ऑपरेशन जो है वो और ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से जब हम 1 और 5 को यूनियन कर रहे हैं तो रैंक किसकी बड़ी है। जिसकी रैंक बड़ी है उसको बना दो पेरेंट, ठीक है। तो 1 की रैंक क्योंकि बड़ी है तो 1 बनेगा पेरेंट। तो इसका मतलब हुआ क्या कि 5 और 6 आएगा नीचे और 5 का पेरेंट बनेगा 1। अब जब 5 का पेरेंट 1 बनेगा और अगर 5 की रैंक छोटी थी, 5 की रैंक पहले 1 थी, राइट, और अगर 5 की रैंक छोटी थी तो 1 की रैंक अभी भी चेंज नहीं होगी। आपको दिख रहा होगा 1 की रैंक अभी भी 3 ही है, क्योंकि इसके नीचे जो ट्री बन रहा है उसकी हाइट अभी भी 3 ही है। तो इसके लिए अगर आप लोगों को ऑपरेशन करना पड़ेगा 4 के लिए तो अभी भी आप लोगों को 3 ही ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब भी हम यूनियन करेंगे यूनियन बाय रैंक कर रहे होंगे। यूनियन बाय रैंक करने के लिए हम एक रैंक नाम का एरे और बना रहे होंगे यहाँ पे। वो सब चीज़ें जरा मैं आप लोगों को कोड में समझाता हूँ। तो सेम चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी थी, यहाँ पर कोड कर दी है। आप लोगों को दिख रहा होगा एक कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर। अब इसके अंदर एक रैंक नाम का एरे भी बना दिया। पहले सिर्फ पेरेंट नाम का एरे था, अब मैंने रैंक नाम का एरे बना दिया। उसको मैंने अभी इनिशियलाइज किया है पेरेंट नाम के एरे को। रैंक नाम का एरे अभी फिलहाल सबके अंदर 0 लेके चल रहा होगा। अब जब हम इसके अंदर यूनियन कर रहे होंगे ना, तो यूनियन करते टाइम हम पहले हमने फाइंड किया x का रूट, हमने फाइंड किया y का रूट। तो इसके लिए हमने सिंपल अपना फाइंड वाला फंक्शन चलाया जो हमें पता है किस तरीके से काम करता है। अगर पेरेंट x का x के बराबर है तो हमें मतलब टॉप ऑफ द रूट आ चुके हैं तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज इसके पेरेंट के लिए कॉल करा दो सेम फंक्शन। तो ये आप लोगों का सिंपली एक रिकर्सिव फंक्शन है जो कि जितनी लेंथ ऑफ इसकी ट्री रहेगी, जितना हाइट ऑफ ट्री रहेगी उतने टाइम ये चलेगा। यूनियन में आते हैं, अगर दोनों का रूट बराबर है, अगर x का रूट और y का रूट बराबर है, इसका मतलब दोनों सेम ही सेट के अंदर है, कुछ भी यूनियन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इसे रिटर्न कर दो। अगर बराबर नहीं है तो हम चेक करते हैं कि रैंक किसकी छोटी है। अब जिसकी रैंक छोटी होगी हम उसका पेरेंट बड़ी रैंक वाले को बना देंगे, ठीक है। तो अगर हमारी x के रूट की रैंक छोटी है तो हम x के पेरेंट को बना देंगे y के रूट के बराबर। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे y की रूट की रैंक छोटी है तो हम y रूट के पेरेंट को बना देंगे x का रूट, जो हमने बताया था अभी। अगर दोनों की रैंक बराबर है तब क्या करेंगे, तो उस केस में दोनों में से किसी भी एक को पकड़ो और उसका पेरेंट बना दो, और जिसको आप पेरेंट बना रहे हो ना उसकी रैंक को भी एक प्लस करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा समझते हैं। सपोज करो इस तरीके का हमारा कुछ सिचुएशन होती कि यहाँ पर है 1 और इसके नीचे है 2। अब 1 की जो रैंक है वो आ रही है 1, राइट। और सपोज करो यहाँ पर था हमारे पास 5 और इसकी रैंक है, इसका है 6।
अब इसकी रैंक भी 1 आ रही है, दोनों की रैंक 1 आ रही है, इन दोनों को हमें करना है मर्ज आपस में, इन दोनों को यूनियन करना है। तो रैंडमली किसी को भी कर देते हैं, ऐसा करते हैं 5 के पेरेंट को बना देते हैं 1। तो जब आप 5 के पेरेंट को 1 बना रहे होगे तो 5 की रैंक तो 1 ही रहेगी, लेकिन 1 की रैंक एक बढ़ जाएगी। आप देख रहे हो 1 की रैंक हो जाएगी 1 + 1 2, क्योंकि इसके नीचे जो अब ट्री बनना है उसकी हाइट जो आ रही है वो 2 आ रही है। तो इस केस में इसकी रैंक को बस हमें एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो अब इसकी रैंक हो जाएगी 2। तो जब दोनों बराबर होंगे तब हम एक की रैंक को प्लस प्लस कर देंगे, और वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि रैंक ऑफ एक्स रूट इक्वल्स टू रैंक ऑफ एक्स रूट प्लस प्लस, ठीक है, +1। तो इस तरीके से हमारा, इसे हम कहते हैं यूनियन बाय रैंक। अब इसी के अंदर हम एक चीज और कर सकते हैं, वो होता है हमारा पाथ कंप्रेशन। जरा वो समझते हैं। पाथ कंप्रेशन करने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज्यादा कम हो जाती है। इसके अंदर हम कर क्या रहे होते हैं, बेसिकली फाइंड ऑपरेशन करते टाइम अपने पाथ को और छोटा करते चलते हैं। जब भी किसी भी एलिमेंट के लिए फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में उस एलिमेंट का जो पेरेंट है उसके पाथ को भी हम और छोटा कर देंगे, और जितने भी उसके पेरेंट्स होते जाएंगे रूट तक जाते जाते उन सभी के पाथ को छोटा करते चलेंगे। क्या कहना चाहता हूँ जरा समझते हैं। सपोज करो इस तरीके का सिनारियो है, हमारे पास इस तरीके का अभी फिलहाल ट्री बना हुआ है, और इस ट्री के लिए जो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी पेरेंट एरे की और रैंक एरे की इस तरीके की बनी हुई है, ठीक है। अब हमें बोल दिया कि यूनियन कर दो चलो दो एलिमेंट का विच आर 4 और 6। तो जब यूनियन ऑफ 4 6 करेंगे तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे 4 के लिए, राइट। एक्स होगा हमारा फाइंड ऑफ 4। तो जब आप फाइंड कर रहे हो ना 4 के लिए, उसी टाइम पे कुछ ऑपरेशन करते चलो कि 4 के लिए जब आप फाइंड कर रहे हो तो 4 के लिए आप 3 को कॉल करोगे, 3 के लिए आप 1 को कॉल करोगे, और 1 के लिए आप 0 कॉल करोगे। तो 1 के से आप जब वापस आ रहे होंगे ना तो 1 का तो पेरेंट होगा 0, 3 के पेरेंट को भी आप कर दो 0, तो 3 का पेरेंट हो जाएगा 0, ठीक है। और उसके बाद 4 पे आगे वापस, तो 4 का पेरेंट भी आप कर दो 0। तो आप लोगों ने देखा। अब आप अगली बार कभी भी अगर आप लोगों को 4 से बात करनी होगी, 4 का पेरेंट ढूंढना होगा, तो आप डायरेक्टली 4 से 0 पे जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम पाथ कंप्रेशन करते चलेंगे, और उसके लिए हमें बस अपने फाइंड फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। वो कैसे करना है बताता हूँ। तो बेसिकली अब मैं करके आ रहा हूँ कि अगर पेरेंट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, इसका मतलब अभी इसके पेरेंट के लिए हमें कॉल करना है, तो कॉल करते टाइम जो वैल्यू आ रही है, जो भी रिटर्न आ रहा है पेरेंट ऑफ एक्स के अंदर, उस वैल्यू को डाल दो, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। बेसिकली जब भी ये अपने पेरेंट के लिए कॉल कर रहा होगा तो अपने पेरेंट एक्स वाली वैल्यू को अपडेट कर देगा, जो भी ऊपर से जो वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, फाइंड करके जो वैल्यू आ रही होगी। तो इसी लॉजिक से देखते हैं यहाँ पर। तो 5 का पेरेंट अभी फिलहाल 3 है, 5 का पेरेंट 5 नहीं है तो हम ऊपर जाएंगे। 3 का पेरेंट अभी 0 है, तो 3 का पेरेंट 3 के बराबर नहीं है, ऊपर जाएंगे। 0 का पेरेंट 0 है तो यहीं पर रुक जाएंगे। अब जब हम वापस जा रहे होंगे ना तो ये रिटर्न करेगा 0, तो 3 का पेरेंट हो जाएगा 0, तो वो तो अभी 0 है ही, लेकिन ये भी रिटर्न करेगा इसे 0, तो 5 का पेरेंट भी हो जाएगा 0, तो 5 का पेरेंट अब 3 नहीं रहेगा, 5 का पेरेंट भी हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे देख रहे हो 1 का पेरेंट भी 0 है, 4 का पेरेंट भी 0 है, 3 का पेरेंट भी 0 है, 5 का पेरेंट भी 0 है। तो पहले जो पाथ 2 लेंथ का था अब वो पाथ 1 लेंथ का हो गया है। इस तरीके से हमारा पाथ कंप्रेस होते जा रहा है। तो जितने भी आप लोग यूनियन ऑपरेशन करोगे तब भी आप लोगों को फाइंड ऑपरेशन करने ही पड़ेंगे, तब भी आप लोगों का पाथ कंप्रेस हो रहा होगा। और अगर आप लोग सिर्फ फाइंड ऑपरेशन भी कर रहे हो कभी भी, तो भी आप लोगों का पाथ कंप्रेस हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आते हैं बिल्कुल कांस्टेंट टाइम बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स के लिए भी अगर हमारे पास एम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ये एम ऑपरेशन यूनियन और फाइंड दोनों में से कोई भी ऑपरेशन हो सकते हैं, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग O ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय एक बहुत छोटा सा कांस्टेंट नंबर जिसकी वैल्यू मैक्स टू मैक्स 4 तक जा सकती है, ठीक है। तो 4 टाइम्स एम आ रहा होता है, मतलब एक तरीके से लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बन रही है फॉर एम ऑपरेशंस, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास बहुत सारे नंबर्स होंगे और उनके लिए अगर आप लोग यूनियन और फाइंड करते जा रहे होगे, एम टाइम्स एम भी बहुत बड़ा नंबर है अगर सपोज करो, तो करते करते आप लोगों का ये जो ट्री बनेगा ये कंप्रेस होते होते इतना छोटा हो जाएगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आप लोगों की लीनियर ही आ रही होगी, मतलब ये 4 लेंथ से ज़्यादा का नहीं बन रहा होगा बहुत सारे ऑपरेशन करने के बाद भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिसजॉइंट सेट कैसे काम करता है। बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम में आता है, और इसको हम देख रहे होंगे नेक्स्ट क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर, उसके अंदर ये यूज हो रहा होता है टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो इस वीडियो में इतना ही था, डिसजॉइंट सेट हमने सीखा। बताना कैसी लगी वीडियो, पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय।